तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप याद करिए, जब मैं आपको ऐसे ये फॉर्मूला लिखा था तो मैंने यहां पर मॉड लिया था। याद आया कुछ? Q1 एंड Q2। यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो वेक्टर में कैसे लिखते थे, जरा याद करो, मैं भूल गया। Q1 Q2। सर यहां पे मॉड नहीं लिखोगे, वेट बेटा, यहां पर वेक्टर क्या होता था? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते थे? टोपी वाले भैया, यूनिट वेक्टर। याद आया? तो आपके सामने इसको हम लोग, और यूनिट वेक्टर याद करो क्या होता था? वेक्टर अपॉन मॉडुलस। याद आ रहा है? इसकी वैल्यू पुट करो तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पे फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू वेक्टर R। अब आपके सामने दो फॉर्मूले दिख रहे हैं। 95% क्वेश्चन में मैं फॉर्मूले को ऐसे अप्लाई करूंगा, मतलब इसमें मैं डायरेक्शन अलग से सोचूंगा, और डायरेक्शन अलग से सोचूंगा तो यहां पर Q1 एंड Q2 क्या लेना है? मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन जब भी आप इस टाइप से सोचोगे वेक्टर फॉर्म, तो यहां लेना है Q1 Q2 विथ साइन। एक बार सेट कर लो और मेरे साथ बोल के बताओ, जब भी आप फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² लिख रहे हो, Q1 Q2 कैसा होगा? ओनली मैग्नीट्यूड। प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो भी प्लस। लेकिन आप वेक्टर फॉर्म में इस टाइप से लिख रहे हो, अपॉन में R³ आ रहा है या यूनिट वेक्टर आ रहा है, तो यहां पे विथ साइन लेना है। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो और आपने साइन नहीं लिया तो डायरेक्शन गलत हो जाएगी, और डायरेक्शन गलत हो गई तो पक्का वेक्टर तो गलत ही हो गया ना। आपको जाना था मुंबई और पहुंच गए आगरा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और इसमें डायरेक्शन अलग से शो कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हमें यहां पर क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। एक बार जल्दी से मुझे बोल के बताओ, आंख बंद करके याद करके दिमाग में सेट करो कि जब भी हम फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² लेंगे, कैसे लेंगे? विद मैग्नीट्यूड, सॉरी विदाउट साइन, ओनली मैग्नीट्यूड। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो भी प्लस। और जब भी वेक्टर फॉर्म में करेंगे तब कैसा करेंगे? जल्दी बोल के बताओ। विद साइन। यदि माइनस हुआ तो माइनस ले लेंगे, और दोनों माइनस हुए तो भी दोनों माइनस लेना है। एक प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, हालांकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, सबको पता है अच्छी तरीके से। देखिए बेटा, यदि मैं इसको एक कार्टेशियन प्लेन में लूं, बहुत ध्यान से देखना, बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है, होते बहुत आसान है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पे जेईई मेन वगैरह जैसे कोई बात ही नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल है। जैसे मान लो यहां पर Q1 चार्ज है और यहां पर Q2 चार्ज है। आपको दो टाइप से क्वेश्चन में वैल्यू दी होंगी, या तो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कैसे? x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट आते हैं, यहां पर x2 y2 z2, या तो कोऑर्डिनेट होगा या फिर पोजीशन वेक्टर होगा। अच्छा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। याद आया? और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। यदि आपको पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और यदि कोऑर्डिनेट दिया है तो उसको भी हम लोग पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सोचो बेटा, क्या होता है? किस पे फोर्स निकालना है? सपोज दैट Q1 पे, तो प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्सन। याद करो, रिपल्सन के लिए क्या बोला था मैंने? अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। जब भी रिपल्सन आएगा क्या बोलूंगा मैं? जल्दी बोल के बताओ मुझे, जल्दी जल्दी जल्दी। अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। और अट्रैक्शन के लिए क्या बोला था? टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग।
तो बेटा प्लस प्लस रिपल्सन होगा, तो ये तो लाइन ज्वाइनिंग हो गई और ये अवे। वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट नहीं होते तो हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाते। अच्छा ये क्या है, डेल्टा आर। अब याद करो 11th क्लास, मुझे डेल्टा आर चाहिए, R1 R2 दिया है, तो याद करो आपने दो लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। याद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को क्या बोला था, बाहुबली लॉ। तो यहां पे ये बताओ कि दोनों में से कौन सा लॉ लग रहा है। देखो दोनों के टेल से टेल मिली और रिजल्टेंट यदि बीच में आता तो कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और लॉ ऑफ ट्रायंगल में क्या था, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड के टेल को मिलाओ, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिलाओ। याद आ रहा है, चेक करते हैं। चलो मुझे नहीं पता, एरो सही तरीके से दिखा दें, ये एरो है। फर्स्ट वेक्टर के हेड से मान लो फर्स्ट वेक्टर ये है R1, मेरा तो मन R1 कह रहा है, आपका भी मन R1 कह रहा होगा, सबका नहीं कहना, मुझे पता है। ये R1 फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड के टेल, ना ये तो गलत हो गया, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड के टेल, हाँ फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड। तो मुझे बताओ इसमें फर्स्ट वेक्टर कौन है, R2, सेकंड वेक्टर कौन है, डेल्टा, और रिजल्टेंट कैसे, R1। आप यदि लॉ ऑफ ट्रायंगल पर कंसंट्रेटिंग करोगे तो आपको पता क्या बोलोगे, R1 फर्स्ट है, R2 सेकंड है, डेल्टा रिजल्टेंट है। हालांकि सब नहीं बोलने वाले, दो चार नालायक जो स्टूडेंट है वो लोग बोलने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट वेक्टर कौन है यहाँ पे, R2, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड के टेल को मिलाओ, फिर फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिलाओ, तो डेल्टा क्या आ गया, जल्दी बताओ मुझे, R1 माइनस R2। तो बोलो फोर्स कितना होगा इनके बीच में, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डेल्टा R स्क्वायर करना है कि क्यूब करना है, चलो स्क्वायर कर देते, इनटू यूनिट वेक्टर, टोपी वाले भैया। तो याद करो फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसकी वैल्यू पुट करोगे, वेक्टर अपॉन मॉडुलस, तो ये क्यूब और ये डेल्टा। अब स्टूडेंट को ये फॉर्मूला तो याद हो जाता है, आपको भी याद करना है, कंसंट्रेट करोगे इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी। लेकिन यहां पर एक बात है जो आपको याद रखना है, यदि आप फर्स्ट पे निकाल रहे हो ड्यू टू 2, तो यदि ये फोर्स निकाल रहे हो, किस पे निकाल रहे थे आप, फर्स्ट पर, किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, तो यहां पे जो डेल्टा आ आएगा, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो और बोलो मेरे साथ, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो उसके पोजीशन वेक्टर में से सेकंड वाले को माइनस करना है। क्या बोला मैंने, जिस पर फोर्स निकाल रहे हो उसके पोजीशन वेक्टर में से सेकंड वाले का माइनस करना है। और यदि F21 कैलकुलेट करते तो बोलो क्या आता है, डेल्टा आर, जिस पर निकाल रहे हो उसके पोजीशन वेक्टर में से पहला वाला माइनस हो जाएगा। सर लेकिन एक बात बताओ, यदि ये माइनस चार्ज होता तो डेल्टा आर तो फिर इस साइड होता, बिल्कुल सही होता। इसलिए मैंने आपसे क्या बोला था, याद करो कि जब भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, Q1 Q2 कैसे लेंगे, Q1 एंड Q2 विथ, दिख रहा है पीछे साइड, विथ साइन, Q1 Q2 विथ साइन। यदि आप साइन लोगे, मान लो ये माइनस है तो यहां माइनस लिया, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आ जाएगी। तो फिर से बताओ, 95% केसेस में मैं आपको तो ये वाला फॉर्मूला लिखना है, इसलिए आप तो आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला लगाओ, स्पेशली जब इस टाइप से दिया हो तो हम लोगों को विद साइन लेना है, ठीक है ना। और ये बहुत कम यूज होगा, टेंशन मत लेना,
अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके दोनों के बेसिस पर। नोट करो जल्दी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही हाँ तो नहीं बोल रहे हो, झूठे नहीं बोलना है बेटा। नहीं आए तो पूछो, 10 बार पूछो। 2 into 2 4 भी नहीं आता हो तो भी पूछो, लड़ जाओ बढ़ जाओ। लड़ने बढ़ने का मतलब ये नहीं मारा पीटी करना है बेटा। एक डिग्निटी के साथ यदि आप क्वेश्चन पूछोगे, अपने आईआईटी पल्स की खास बात यही तो है कि यहाँ बच्चा 2 into 2 भी पूछेगा तो भी। आपको बताऊं, कुछ साल पहले की बात है कि करीबन 400 स्टूडेंट थे क्लासरूम में, और मेरी क्लासरूम का एक फेमस डायलॉग है कि 2 into 2 4 भी समझ में नहीं आए तो पूछना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कोई क्या सोचेगा। सर बिल्कुल कुछ नहीं सोचेंगे सर, जब आप नहीं पूछोगे तो सोचेंगे। देखो बेटा, कमजोर होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी यदि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपके अंदर नियत होनी चाहिए, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, और उसके लिए हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे आपको। ठीक है बेटा, नोट करो जल्दी से। अब यदि आपको कूलम्ब्स लॉ, तो आपको ये पता चल गया कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कब वैलिड है कब नहीं है। यदि आपके इसके एप्लीकेशन पार्ट पे बहुत अच्छा करना है, मेरा पर्सनली मानना ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यदि आपको बहुत अच्छा करना है तो आपको 3 चैप्टर आने चाहिए। 3 चैप्टर का आने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे उसके क्वेश्चन लगाने हैं अपन को, उसकी फीलिंग आनी चाहिए। उनमें से एक चैप्टर है वेक्टर एडिशन, दूसरा है एनएलएम, फ्री बॉडी डायग्राम की समझ होनी चाहिए, और तीसरा है वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम की समझ। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे हमें अप्लाई करना है, कहां पर अप्लाई करना है, साथ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यदि आपको ये 3-4 कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, आने का मतलब ये नहीं कि मुझे आता है, अप्लाई करना आना चाहिए, हमारा माइंड उस एंगल से चलना चाहिए। यदि आपको ये आता है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत कम दिक्कत होगी। तो मैं आप में से जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं लाइफ में, पहली बार आईआईटी और नीट की, उन लोगों के लिए मैं वेक्टर शॉर्ट में पहले बताता हूँ। यदि आपने ये बात सीख ली तो समझ लो आपको कूलम्ब्स लॉ में बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है ना? तो हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर एडिशन। उतनी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ जितने 11th में बताता हूँ, लेकिन हाँ बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। वेक्टर एडिशन बिल्कुल जीरो से उठाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये फोर्स दिया है और मैं बात करूं कंपोनेंट्स, सबसे पहली बात आती है कि कंपोनेंट्स हम लेते ही क्यों हैं। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस फोर्स का इफेक्ट देखना है तो हमें कंपोनेंट, मैं सोचूं कि इस एक्स एक्सिस में इस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, तो इसका जो भी यहां कंपोनेंट आएगा वो हम लोग लेंगे। तो आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से रटना है, थीटा के जस्ट बगल वाला कॉस और थीटा के साइड वाला साइन। ठीक है ना? इनको हमेशा बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब ये और ये एक ही चीज होती है। ये सब लोगों ने 11th में कहीं ना कहीं पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार बताऊंगा अपनी तसल्ली के लिए, ये आपके लिए मैं अपने लिए बता रहा हूं। ये समझ लो 2 की टेबल है। यदि आपको 2 की टेबल नहीं आती और आप सोचो कि मुझे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ जाए तो इम्पॉसिबल है। ठीक है ना? तो ये आधा घंटे जिन लोगों को आता है वो भी ध्यान से सुनना, और जिनको नहीं आता वो तो सुनेंगे। ठीक है ना? सब लोग क्लास की तरफ देखो। ठीक है बेटा, ध्यान से। बहुत लो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही बात सेट होती है कि एक्स एक्सिस वाला कॉस होता है और वाई एक्सिस वाला साइन होता है। बेटा ऐसे कभी याद नहीं करना। ठीक है? इस तरफ वाला कॉस, थीटा के जस्ट बगल वाला कॉस और थीटा की साइड वाला साइन, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर होता है। ये जब कंपोनेंट आते हैं ना कॉस और साइन, इनके बीच में हमेशा एंगल 90 बनता है। कंपोनेंट क्यों लेते हैं इसके थोड़ी देर बाद और आंसर दे देंगे। ऐसा होता तो जल्दी से मुझे एक बार जल्दी करके बता दो, कौन सा कॉस कौन सा साइन, ये वाला कॉस और ये वाला साइन। और यदि थीटा ये वाला होता तो ये वाला कॉस और ये वाला साइन। ये क्लियर है अच्छी तरीके से? आप लोगों ने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखा था, इसमें खास बात एक चीज होती है, दोनों के टेल से टेल मिले होते हैं, याद रखना। अभी मैंने लॉ ऑफ ट्रायंगल भी बताया था आपको, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में याद रखना, इसको मैं बाहुबली लॉ भी बोलता हूं, पकड़ो खींचो छोड़ो। तो बेटा यहां पर फोर्स कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, रूट
यदि इनके बीच का एंगल थीटा है, ये अल्फा है, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। और एंगल ऑफ रिजल्टेंट की बात करूं tan अल्फा, ये आता है f2 sin थीटा अपॉन f1 प्लस f2 cos थीटा। अभी मैं 11th क्लास के लिए वेक्टर का भी चैप्टर की भी रिकॉर्डिंग करूंगा और वेक्टर चैप्टर डालूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि वेक्टर पढ़ते क्यों हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा जो उन्होंने 11th में तैयारी नहीं की होती है, वो ड्रॉपर में या 12th में आते जब तैयारी करने, तो वेक्टर उनको आता तो है, यहाँ आना कुछ नहीं होता। यदि आपको आईआईटी क्रैक करनी है, देखो बोर्ड में 90% नंबर बनाने, 95% नंबर बनाने को तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप सीधे सीधे याद करो, अच्छी राइटिंग में लिखो और बढ़िया नंबर बन जाएंगे। लेकिन आईआईटी निकालनी है तो आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए, आपका माइंड चलना चाहिए उस कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। तो बेटा ये वाले फॉर्मूले मैंने डेरिवेशन आप सब लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे तो 11th की वेक्टर चैप्टर में देख लेना आप लोग, ठीक है ना। अब देखो, यदि दोनों के बीच में एंगल जीरो है, बहुत लो लेवल की है, आप ये समझ लो 9th क्लास को पढ़ा रहा हूं मैं। cos जीरो क्या होता है 1 पुट करो तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 f1 प्लस f2 होल स्क्वायर रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो f नेट कितना आएगा f1 प्लस f2। यदि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब एंगल 180 है, मान लो f1 इज ग्रेटर देन, मान लो f2 भी ग्रेटर होता है, तो नेट आएगा, आप चाहो तो उसमें वैल्यू पुट करके देखो कैसे, cos 180 माइनस 1 माइनस आ जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 f1 माइनस f2 होल स्क्वायर से रूट कैंसिल f1 माइनस f2। आप तो याद कर लो, सिंपल एडिशन कब, जब एंगल जीरो, सब्ट्रैक्शन कब, जब एंगल 180, सेम डायरेक्शन में ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट। 100 बार बोलने वाला हूं ये बात, एक बार में समझ जाओ या 100 बार में समझो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि इनके बीच में एंगल 90 है तो मेरे दिमाग में पहले तो सिंपल सा कैलकुलेशन, cos 90 जीरो, क्या आएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, बस cos 90 जीरो, ये वाला टर्म जीरो, एंगल 90 तो पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही बने। लेकिन याद रखना, इसको ये वाले फॉर्मूले लगाते समय क्या याद रखना है, टेल से टेल मिला होना चाहिए। रिजल्टेंट कहां जाएगा, इधर। यदि दोनों f f एंगल होते तो आंसर क्या होता, f रूट 2, और ये एंगल कितना होता 45। यदि ये वाला फोर्स ग्रेटर है तो ये एंगल 45 से लेस, ये वाला 45 से ग्रेटर, ये वाला फोर्स ग्रेटर होता तो ये 45 से लेस, ये वाला 45 से ग्रेटर। तो एक बार फिर से मेरे तरीके से बोल के बताओ, एंगल जीरो एडिशन, एंगल 180 सब्ट्रैक्शन, एंगल 90 तो पाइथागोरस थ्योरम। ये बात दिमाग में सेट कर ली तो आपको फीलिंग आ जाएगी कब कंपोनेंट लेने और कब कंपोनेंट नहीं लेने। कंपोनेंट कब लेने, यदि एंगल जीरो नहीं है तो ले लो, 180 नहीं है या 90 नहीं है, इन तीनों को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग कंपोनेंट लेंगे, ठीक है ना। एक और बहुत फेमस रिजल्ट है, ये समझ लो पूरी फिजिक्स में कम से कम 15 से 20 बार यूज होता है। एंगल है 60 डिग्री, नेट कितना आएगा आप कहो तो पुट करके बताऊं पहले, चलो कर देता हूं, a स्क्वायर, ये स्पेशली मैं नीट वाले लोगों के लिए बता रहा हूं, नीट वाला को जिनको फिजिक्स बेकार लगती है ना उनके लिए बता रहा हूं, मैथ्स वाले होते तो अभी तक तो मैं इसको और जल्दी उड़ाता। 2f cos 60, बेटा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 कितना होता है, सब लोगों ने बायो वाला को स्पेशली cos 60 1/2 cos 120, ये स्पेशली आपको याद रखना है -1/2, cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल 3f स्क्वायर। फालतू में इतना लिख रहा हूं, नहीं लिखना चाहिए, मेरा मन कह रहा है कि नहीं लिखूं, लेकिन कहीं ना कहीं बायो वाले स्टूडेंट के लिए लग रहा है कि लिख दो, क्योंकि बायो वालों को फिजिक्स बहुत बेकार लगती है, इसी वजह से तो 4-4-5 साल लगते हैं। f रूट 3, आप लोग मेरी बात को बुरा मत मानना, मैंने 4-5 साल कर दिया, बुरा तो नहीं लगा, हाँ। नेट फोर्स, तो f एंगल 60, आंसर क्या होगा f रूट 3। एक बार जल्दी मेरे साथ बोल के बताओ, f एंगल 0 एडिशन, f एंगल 180 सब्ट्रैक्शन, एंगल 90 पाइथागोरस थ्योरम, f एंगल 60 f रूट 3।
लेकिन टेल से टेल, लेकिन टेल से टेल। आ रही मेरी बात समझ में? इसको जल्दी से नोट कर लो। एफ एंगल 120। एक बात पे हमेशा ध्यान रखना, टेल से टेल, बार बार रिपीट कर रहा हूं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, चलो बता ही देता हूं भाई। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर f√3, इसका आंसर f√3 नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर एफ एंगल 60 तो है। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं टेल से टेल मिला होना चाहिए, यहाँ हेड से टेल मिला है। आंसर क्या आएगा? पहले इसका आंसर निकाल दो, फिर उसका बोलूंगा मैं। बताओ यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बोलो। फॉर्मूला क्या था? एफ नेट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 120 कितना होता है जल्दी बताओ? -1/2। तो -1/2 मुझे तो आपको नहीं कराऊं यार, इतना सब स्पेस के अपने बायो वाले स्कूल की उन लोगों के ऊपर छोड़े हैं। तो ये बचेगा एफ एंगल 120 एफ। एक्चुअली में ये कैसा होना चाहिए? ऐसा। पहले इसको शिफ्ट करोगे, मैंने 11th क्लास में बताया था, वेक्टर को शिफ्ट करोगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, आप कहीं भी ले जाके शिफ्ट कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर एंगल 120 हो गया, 120 तो आंसर कितना हो गया? एफ नेट। आप समझ में आ गया कि मैं क्यों बार बार टेल से टेल बोल रहा हूं? तो एक बार फिर से बोल के बताओ, बार बार जल्दी बोलो मेरे साथ। एफ एंगल 0 एडिशन, एंगल 180 सब्ट्रैक्शन, एंगल 90 पाइथागोरस, एफ एंगल 60 f√3। लेकिन कौन सी बात है ना? टेल से टेल। एफ एंगल 120 एफ, आंसर क्या आएगा? एफ। और ये आएगा किस तरफ? जस्ट बीच में। बीच में क्यों आया? ये दोनों एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री 60 डिग्री। ये भी बहुत छोटी सी बात है, याद रखना आप लोग, 60-60, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, बीच में ही तो जाएगा। कौन सा लॉ है ये? बाहुबली बताया था मैंने। साफ कर दो बेटा इसको। बहुत ही फेमस कैलकुलेशन, कम से कम 15-20 बार यूज होगा। अभी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, एमईसी में होगा, ग्रेविटेशन में होगा, बहुत सारी जगह पे, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, एनएलएम, हर जगह होता है जहां जहां वेक्टर होता है। ये बिल्कुल रट लो मेरे तरीके से। एफ एंगल थीटा थीटा, एक मेरे पास ऑप्शन क्या है? रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f cos 2 थीटा। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं सोचूंगा। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगी मैं बोलूंगा कंपोनेंट लूंगा। एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर मैं ऐसे भी नहीं लिखूंगा कभी। थीटा के बगल वाला cos, अभी मैंने कंपोनेंट लेना सिखाया, इस तरफ वाला साइन, थीटा के बगल वाला cos, थीटा के साइड वाला साइन। मैंने अभी आपको रटवाया, क्या रटवाया? कि एंगल 0 है तो ऐड, एंगल 180 है तो सब्ट्रैक्ट। बताओ ये सब्ट्रैक्ट होंगे कि ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल ही हो गए। कैंसिल क्यों हो गए? इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट आंसर क्या आया? जल्दी बोल के बताओ। 2f cos थीटा। तो जब भी इस टाइप का कैलकुलेशन आएगा आपको रटा होना चाहिए, ऐसे 2 into 2 4 होता है, ऐसे रटा होना चाहिए। थीटा के जस्ट बगल वाले cos, थीटा के साइड वाले साइन, cos वाले ऐड, साइन वाले कैंसिल। अब हमारा गाना स्टार्ट हो गया। कौन सा वाला गाना? cos वाले ऐड हो रहे हैं और साइन वाले कैंसिल हो रहे हैं। अब जरा इसके लिए बताओ कौन सा गाना गाने वाले हैं अपन लोग? जल्दी बताओ यहाँ पे कौन से कैंसिल होंगे? cos वाले कैंसल, साइन वाले ऐड। ये क्या किया मैंने? कंपोनेंट लिए, cos थीटा इस तरफ वाला, साइन थीटा, cos वाले कैंसिल, साइन वाले ऐड। याद हो रहा है? बोलो यस सर और नो सर। यदि इन दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग होते, अल्फा बीटा, तो बताओ, सोच के देखो मैंने ये कैसे लिखा। cos अल्फा f2 cos, मैं तो ऐसे लिख रहा हूं। ऐसे भी क्यों लिखते? दिमाग चलाओ ना तुम लोग, मैं ही चलाता रहूं क्या? f1 sin अल्फा माइनस f2 sin बीटा। मान लो ऊपर वाला ग्रेटर है,
कैसे लिखा होगा, पहले कंपोनेंट लिए फिर सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना। और आप क्या लगाने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्यों लगाएंगे, क्योंकि एंगल 90 है, एंगल यहां पर 90 है। दिमाग में सेट हो गया। फिर से एक बार कॉस वाले ऐड, साइन वाले कैंसिल, साइन वाले ऐड, कॉस वाले कैंसिल, और इसमें नहीं पता। यदि ये 2f होता तो कैंसिल नहीं होते। इसकी समझ होनी चाहिए, आने से कुछ नहीं होता, आपको याद है, लेकिन जब जरूरत पड़ रही है, अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई का। पढ़ाई वो है जब अपन को आए भी और जरूरत पड़े तो उसका अप्लाई भी कर पाए। ठीक है ना, मैं कोशिश कर रहा हूं तो आपको ऐसे ही पढ़ाने की। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत फेमस कैलकुलेशन है, ये सब रटने है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, नेट फोर्स निकालो, तो यहां पे या तो मैं इसके कंपोनेंट ले लूं। अच्छा, कंपोनेंट कब लेंगे, ना तो एंगल 0 बने, ना 90 बने, ना 180। यदि ये तीनों एंगल छोड़ के हैं तो हम लोग कंपोनेंट की अप्रोच ले सकते हैं, सिंपल सी बात। तो यहां पर इसके कंपोनेंट लेके सॉल्व करो, या यहां पे शॉर्टकट भी चलाना है। यहां पर सिर्फ इसी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में नहीं। यहां 2f कर दिया, ये 30 कर दिया, ये 2f कर दिया, तो वो शॉर्टकट नहीं लगेगा। कैसे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर दो, तो ये कितना होगा f√2। कैसे, f एंगल 90 f√2, और ये f1, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, और एंगल 0 है तो हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं। अब मुझे बताओ ये 30 होता तो f√2 होता, लेकिन f1 इसके साथ 0 डिग्री नहीं बनाता, और 0 नहीं बनाता तो हम लोग सिंपली ऐड नहीं कर सकते। यदि ये 30 होता तो कंपोनेंट लेते फिर सॉल्व करते। कैसे, ऐसे एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। यदि ऐसा होता, जल्दी बताओ मुझे, f1, पहले तो ये विचार करो, ये सोचो कि यहां शॉर्टकट लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो कंपोनेंट लेने हैं, पूरा सॉल्व करना है सर। अच्छा, शॉर्टकट का माइंड में कब क्लिक करेगा, 0, 90, 180, इन दोनों का रिजल्टेंट f√2, बोलो यस सर। और ये 180 बनाएगा, 180 बना रहा है तो फिर शॉर्टकट हमारे दिमाग में आएगा। 180 नहीं बनाता तो नहीं आता। यदि 45 की जगह 30 होता तो शॉर्टकट में नहीं लगाता, मैं पूरा सॉल्व करता। यदि ये 2f होता तो भी मैं शॉर्टकट नहीं लगाता। क्यों, क्योंकि 2f और f में 45 नहीं बनता, और ये दोनों अपोजिट नहीं हो पाते, और अपोजिट नहीं होते तो फिर हम लोग पूरा डिटेल में सॉल्व करते। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये है f√2 और एंगल 180। अब मुझे नहीं पता कौन बड़ा है, मैंने मान लिया f√2 ग्रेटर है माइनस f1, इसलिए मैंने यहाँ पर मोड लगा दिया। मोड समझिए क्यों लगाया मैंने, जल्दी से नोट करो, जितने लोगों को भी नोट करना है। बेटा जिन लोगों ने 11th में ये नहीं पढ़ा है, उनको लगता हो, गलत फहमी हो कि मुझे आता है, तो गलत फहमी बिल्कुल मत रहना, इसको सीख लो। ये वाला समझ लो रिजल्ट कम से कम 20 बार यूज होना है। मैं भी पढ़ा रहा हूं, आपको देखना, जब भी आएगा तब मैं रिकॉल कराऊंगा। नोट करो जल्दी से। एफ एफ, जरा विचार करो, क्या यहां पे शॉर्टकट लग सकता है? ध्यान से देखो, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखो, लग सकता है। कैसे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो f√2 होगा, और ये एंगल भी 45 बनेगा। f√2 और ये एंगल कितना बनेगा 45, और ये भी 45, और दोनों मिला के कितना हो गया 90, और 90 आता है तो दिमाग में क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम, रूट द स्क्वायर प्लस द स्क्वायर, बस। तो आंसर कितना हो जाएगा, नेट आंसर f√2 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर, और इस पूरे का क्या ले सकते हैं हम लोग 4, तो कितना आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस f1। ये सब अभी आने वाला है, यहां भी आएगा, एमईसी में भी आएगा, ग्रेविटेशन में भी आएगा, कहीं मैं रिपीट नहीं करूंगा, याद रखना।
एफ 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 यदि एंगल ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। सर कैसे? जैसे मान लो ये 2F होता और ये F होता और ये 3F होता, और अब मैं पूछता तो अब ये सपोज दैट 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, और आपसे पूछते नेट फोर्स बताइए। इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। ये 0 कब होता है? जब एंगल सारे इक्वल हो और इन सारे के मैग्नीट्यूड कैसे हो? सेम। तो अब क्या करेंगे? जल्दी से मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा। 3F इधर लिखूंगा, 2F इधर लिखूंगा और F इधर लिखूंगा। ये एंगल कितना? 60। अब पहले ये सोचो कि हमें कंपोनेंट किसके लेने हैं? कंपोनेंट लेने हैं हमें इन दोनों, इसके नहीं लेने हैं। आप सिंपल सा इतना समझ लो कि एक्स वाई पर जो है उसके नहीं लेने हैं, और एक्स वाई के साथ कोई एंगल बना रहा है तो उसके कंपोनेंट लेने हैं। ऐसा कब सोचेंगे? जब शॉर्टकट नहीं लग रहा है। और शॉर्टकट कब लगता है? कब लगता है? पता है ना सबको? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 2F तो नहीं लेंगे, इसका थीटा के बगल वाला कॉस, थीटा के साइड वाला साइन, थीटा के साइड वाला साइन, और ये वाला कॉस। मतलब इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और अब इसको कैसे लिख सकते हैं? सोचो, इसमें cos कितना होता है? 1/2। 1/2 मतलब 3F/2 1.5। तो ये बड़ा कि ये बड़ा? ये बड़ा। तो कितना बचा ऊपर? 0.5F या F/2। अब ये सोचो, F sin 60, 3F sin 60, कौन बड़ा? ये वाला। तो इसका कितना बचेगा? 2F sin 60 कितना होता है? √3/2। और हम लोग सॉल्व करेंगे तो अब क्या लगाएंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। रूट दिस स्क्वायर या f²/4 लिख दो इसको। 4 कैसे? ये 1/2 है ना, और इसको क्या लिखोगे? 3F²। तो ये हो जाएगा F/2 √13। कैसे आया? 4 3 या 12, 12 + 1 13/4 आ गया। समझ में आ रहा है? जल्दी से नोट करो इसको, फास्ट नोट करो। एक और जल्दी से शॉर्टकट याद करो। आपको याद है 37 डिग्री 53 बचपन में पढ़ा था ना? याद है कि नहीं है? 37 53। जब भी ये एंगल आएंगे आपके माइंड में क्या क्लिक करेगा? 3 4 5 या फिर 6 8 10, और ये नंबर ये साइड जब क्लिक करेंगे तो माइंड में क्या आता है? पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल। अब सोचो, यदि ये 37 है तो देखो इन तीनों में कन्फर्म ये 5 है। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी वाली साइड, एंगल छोटा तो छोटी साइड, तो ये वाला 4। और यदि ये 53 होता तो बोलो यहां से 53 क्या होता? एंगल बड़ा, बड़ी साइड। 5 तो पक्का क्लियर है, तो ये 3। और 6 10 के लिए बताओ। 37 ये 10 है तो पक्का ये 6 और ये 8। याद हो गया? यदि मैं यहाँ पे sin 37 की वैल्यू पूछूं तो कितनी आएगी? sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 37। ये हर बच्चे को याद होती है, जिसको नहीं आती सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं मैं। cos 37 4/5 tan 37 कितना आएगा? 3/4। sin 53 जल्दी बोल के बताओ। 4/5 cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज tan 53। समझ में आ रही है? सब 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। tan 53 कितना होता है? 4/3 या फिर 6/8 की टर्म्स में भी लिख सकते हैं लोग। ये सब लोगों को याद है। जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन बना दूं आपको, कोई उल्टा सीधा 2F 5F एंगल 37 10F एंगल 53 F ये दे दिया मैंने। मान लो 10F ये एंगल है, कितना लेना? 37 डिग्री
यहाँ भी ले लो 5f और ये एंगल ले लो कुछ, या एक काम करो इसको ले लो 20f और ये ले लो 37 डिग्री, ये f ले लो कुछ भी। कैसे सॉल्व करोगे? आपसे पूछा है फाइंड नेट फोर्स। क्या करना है? सबको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व किस किस को करना है? जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नहीं है। रिजॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिजॉल्व करने पर या तो 0 डिग्री बन जाएगा, या 90 बन जाएगा, या फिर 180। 0 है तो एडिशन, 180 है तो सब्ट्रैक्शन और 90 है तो पाइथागोरस थ्योरम। याद हुआ कि नहीं हुआ? बेटा देखो ये 2f हो गया, इस तरफ वाला cos। अच्छा देखो ये 5 होता है तो ये कितना होता है? 3 और ये 4, तो ये वाला 4f और आप कहो तो इसको 3f कितने? याद आ रहा है? अभी बताया 37 में 3, ये 5 है तो 4। दिमाग चल रहा है? नहीं चल रहा है तो चलाओ। फिर इसके लिए 10 होता है, ये 53 है तो ये बड़ी वाली साइड 8 होगी और ये 6, तो ये 6f और ये वाला 8f, ये भी खत्म। ये f जैसा है वैसा ही रहने दो, ये सेम डायरेक्शन वाली है, ये भी सेम डायरेक्शन वाली है। अब इसके लिए 10, अब याद लो 37 तो ये छोटी साइड और ये बड़ी, ये 6 और ये 8, तो ये हो गया 8f और ये हो गया 6f, मतलब 6f इधर आएगा। हवा में मत बना देना। ये भी रिजॉल्व इसके लिए जल्दी से करके देख लेते हैं। 20f cos 37 कितना होता है? जल्दी से देख के बताओ वहां से मुझे। cos 37 4/5, 5 4, तो ये हो जाएगा 16f और ये वाला कितना हो जाएगा? 20f sin 37। देखो ये मैथ्स वालों के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बायो वालों के लिए बता रहा हूँ स्पेशली। बात समझ रहे? कैलकुलेशन बताओ साइन कितना होता है? इसकी वैल्यू 3/5 नहीं है, 20 है, प्रिंटिंग एरर। 3/5 देखो जरा कितना है? sin 37 3/5, 5 से ये 4 बार तो ये 12f आएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सोचो। 6 10 12 और इस तरफ कितना है? 22 माइनस 12, ये 10f इस साइड आएगा। सेम डायरेक्शन वाली पहले ऐड की, फिर बड़े अपोजिट वालों को सब्ट्रैक्ट किया। समझ में आ रहा है? ये वाला देखो 8 8 16, ये 20 हो गया और ये 12 8f। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कुछ गड़बड़ हुआ हो तो f नेट कितना हो जाएगा? रूट दिस स्क्वायर। अब क्या कर रहा है? पाइथागोरस, तो 64f स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100f स्क्वायर, f बाहर आएगा 164। और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। यदि एंगल ऑफ रिजल्टेंट पूछते तो एंगल ऑफ रिजल्टेंट ये आता, 10 आता है परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेट हो गया 3f/5, 3/5 और 3/5 पता कितना होता है? बताओ जल्दी से। नहीं 3/5 नहीं है, गलत है, 4/5 और 4/5 होता है कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब कैसा भी उल्टा सीधा कैलकुलेशन है, करने के लिए तैयार हो? यस बोलो या नो बोलो। नहीं आया समझ में तो मना कर दो, सर कुछ भी समझ में नहीं आया, आप बोल सकते हो ऐसा। अपने साथ गंदी आदत यही है कि ना मैं डांटता हूं ना गुस्सा होता हूं। मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा चिढ़ आती है जिनको समझ में नहीं आता और बोलते नहीं। जल्दी से नोट करो। डन। अच्छा मुझे एक बताओ, इक्विलिब्रियम वर्ड आता है तो क्या दिमाग में क्लिक करता है? बोलो। इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम आता है दिमाग में, क्या आता है? नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। एक बार फिर से बोल के बताओ, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। टॉर्क के बारे में अभी बात नहीं करेंगे अपन लोग, फोर्स के बारे में। अच्छा फोर्स जीरो आता है तो दिमाग में क्या आता है? कैंसल कैंसल कैंसल, सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है ना? जहां भी नेट फोर्स जीरो मतलब कैंसिल पक्का है। अब अपन लोग बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Q
क्यू। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, सबसे पहले आपको फाइंड करना है डायरेक्शन। जिस पे भी फोर्स निकालना है उस पे कंसंट्रेट करना है आपको डायरेक्शन। सेकंड नंबर पे आप याद रखना चार्जेस के प्रोडक्ट, और तीसरे नंबर पे 1/r², और फोर्थ नंबर पे वेक्टर एडिशन। इनको फॉलो करो, आपको ये बिल्कुल बहुत लो लेवल के क्वेश्चन है, ये तो कभी नीट में भी जेईई मेन में भी नहीं आते इस टाइप के, लेकिन आना जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग ग्रेविटेशन में भी देखोगे और एमईसी में भी देखोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सपोज दैट हमें फोर्स निकालना है बी पर, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बी चार्ज, या इट बी पॉइंट, बी पे बताना कैसे निकालोगे, बोलो जरा जल्दी से मुझे। इस पे बताना है, कौन लगाएगा, ये भी रिएक्ट करेगा, ये भी, प्लस प्लस क्या बोला था, बोलो बोलो बोलो, प्लस प्लस रिपल्सन, और रिपल्सन के लिए क्या बोला था, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा, मैं अब फोर्स को मैं ऐसे लिखूंगा यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बार बार नहीं लिखूंगा। अब ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के नहीं है, ये के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम कांस्टेंट वाला के नहीं है। अपोन में यहां के आता तो वो मीडियम कांस्टेंट वाला होता। तो बेटा बताओ यहाँ पे तो अपन को किन किन चीजों पे कंसंट्रेट करना है, डायरेक्शन पे करना है। अब चार्जेस के प्रोडक्ट और सेपरेशन a² प्लस प्लस रिपल्सन, चार्जेस के प्रोडक्ट और सेपरेशन, ये एंगल 60। ध्यान से देखो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 60 है। अभी याद करवाया था एफ एफ एंगल 60, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो आंसर क्या होगा, f√3। और f√3 मतलब k² याद आ रहा है कुछ, बोलो हाँ या ना। ये वेक्टर फालतू में पढ़ा रहा है, आपको क्या लग रहा है टाइम पास कर रहा हूँ, नॉलेज दिखा रहा हूँ, 11th में ही मैंने पढ़ाया है, उसके बिना कुछ भी काम नहीं चलेगा। नोट करो। चलिए एक बार और, आपको क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन कॉपी पे नोट्स बना रहे हो तो 2 बार लिखना है, एक बार क्वेश्चन के लिए और एक बार सॉल्यूशन के लिए। यदि आपने पूरा एक ही क्वेश्चन के अंदर किया तो बाद में दिक्कत आएगी, आपको ही समझने में दिक्कत आएगी। जैसे मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन है, जैसे मैंने ये दे दिया Q माइनस Q, अब भी फोर्स पूछ रहा हूं, हर क्वेश्चन में फोर्स बताना है बी पर। पहला स्टेप क्या था, जल्दी बोलो, डायरेक्शन। किस पे निकालना है, इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये दोनों, इसकी वजह से प्लस प्लस रिपल्सन। रिपल्सन के लिए क्या बोला मैंने, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, क्या कहेंगे, k Q1 Q2/a²। फिर प्लस माइनस अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के लिए क्या बोला मैंने, टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग, टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग, तो कितना हो जाएगा ये k Q²/a²। चार्जेस का मैग्नीट्यूड याद है, ऐसे लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस ले लेना है, प्लस ही लेना है हमें। और ध्यान से देखो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 120, मैग्नीट्यूड सेम, एंगल 120, एफ एंगल 120 एफ। याद आया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पेज पलट के देख लो, नहीं आ रहा ऊपर क्या बोलूं, आंसर इज k²/a²। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, Q 3Q 2Q, अब मैंने पूछा बी पर बताइए फोर्स, कैसे निकालोगे, माइनस लेना है कि प्लस लेना है, अरे यार जो लेना वो ले लो, कोई फर्क नहीं। प्लस प्लस रिपल्सन, रिपल्सन मतलब अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। फॉर्मूला लिखते समय किन किन बातों पे ध्यान रखना है, चार्जेस के प्रोडक्ट 2Q², फिर किस पे ध्यान रखना है, सेपरेशन हो गया, इसके लिए प्लस प्लस रिपल्सन। रिपल्सन के लिए क्या बोला था, अवे फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग। क्या करना है, चार्जेस के प्रोडक्ट और सेपरेशन पर कंसंट्रेट करना है। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, दोनों के मैग्नीट्यूड का सेम है, नहीं तो f√3 बोल रहे हो, फालतू की बातें मत करना, f√3 नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अब रिस्पेक्ट के साथ
क्या फॉर्मूला याद है ना, रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। अब बताओ इतना सारा लिखूंगा, इससे बढ़िया लेट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को f मान लो, मैं x मान लो, a मान लो, आप अपना नाम मान लो, जो मानना वो मान लो। कैलकुलेशन बस अच्छा लगेगा इतना सारा लिखने की जगह। तो रूट ए स्क्वायर, तो उसका कितना मान लो 9f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। cos 60 कितना होता है जल्दी बताओ, 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 9 और 4 13f स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6f स्क्वायर, 13 प्लस 6 19f स्क्वायर, f रूट 19, f की वापस वैल्यू पुट कर दो k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है। मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है, इस वजह से मुझे ज्यादा स्लो पढ़ाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, कहीं तो स्पीड निकाल लूंगा। जब मुझे लगेगा स्लो होना है स्लो हो जाऊंगा, जहां लगाऊंगा फास्ट तो फास्ट। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो। मैं आपको होमवर्क दूंगा घर से करने के लिए, आप लोग घर से करके लाना। क्यू 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 4 सेक्टिंग ऑन द एज, सबके लिए कॉमन है बेटा। यहां पर भी क्यू नॉट है, क्यू 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 ए बस इसके बता रहा है 4 सेक्टिंग ऑन द एज। क्यू माइनस क्यू 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 ए 4 सेक्टिंग ऑन द ए चार्ज। क्यू 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 नॉट ए पे बताना है। क्यू क्यू 3q माइनस क्यू 4q 5q क्यू नॉट। फाइंड 4 सेक्टिंग ऑन द क्यू नॉट चार्ज। नोट करो। ये 3D में है, इमेजिन करना। फोर्स एक्टिंग ऑन द क्यू नॉट।
फोर्स एक्टिंग ऑन द बी चार्ज, बी पर बताना है आपको। नोट करो फास्ट। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को करने के लिए। क्लॉक देखिए आप लोगों ने, क्लॉक, क्लॉक बताओ क्लॉक पे क्या है? 12 कहां बजते हैं? अरे बेटा चेहरे पे मत बोलो। 12 क्यू, क्यू यहां पर सिंपली क्यू, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q, 6Q, 7Q, 8Q, 9Q, 10Q, 11Q, सब इक्वली एंगल बनाएंगे। एंगल कितना होगा ये आपको ही सोचना है, मैं थोड़ी ना बताऊंगा। और रेडियस मान लेना a है और यहाँ पे Q0 है। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द Q0 चार्ज, ये घर से करके लाना आप लोग होमवर्क पे आज का। ठीक है बेटा।